स्क्वाट और लेग प्रेस काफी अच्छी एक्सरसाइज है टू ट्रेन योर लोअर बॉडी मसल्स जैसे कि क्वाड्स एंड ग्लूट्स। बट आज मैं आपको एक ऐसा फैक्ट बताने वाला हूँ लेग प्रेस और स्क्वाट के बारे में जो आपने नहीं सुना होगा। मे बी आपके लिए ये फैक्ट शॉकिंग भी हो। और ये फैक्ट है कि लेग प्रेस और स्क्वाट में आपकी हैमस्ट्रिंग ट्रेन ही नहीं होती है। जी हाँ, आपने सही सुना, लेग प्रेस में आपकी हैमस्ट्रिंग ट्रेन ही नहीं होती है। हैमस्ट्रिंग को कुछ खास स्टिमुलस मिलता ही नहीं है जब आप लेग प्रेस करते हो। आपको अपनी हैमस्ट्रिंग फील जरूर हो सकती है जब आप लेग प्रेस करते हो, बट इस वीडियो में मैं साइंटिफिकली प्रूव करूंगा कि क्यों हैमस्ट्रिंग ट्रेन नहीं होती है लेग प्रेस या स्क्वाट जैसी मूवमेंट्स में। एंड उसके बाद हम देखने वाले हैं कि हैमस्ट्रिंग की एनाटॉमी क्या होती है, उसको ट्रेन कैसे कर सकते हैं, हैमस्ट्रिंग के फंक्शन क्या होते हैं और आपको कितने सेट्स, कितने रेप्स और कितनी फ्रीक्वेंसी के साथ हैमस्ट्रिंग को ट्रेन करना चाहिए। माय नेम इज हिमांशु बिष्ट, आई एम अ न्यूट्रिशन एंड फिटनेस कोच एंड आई टीच न्यूट्रिशन एंड एक्सरसाइज साइंस। नाउ सिंस हम हैमस्ट्रिंग की बात कर रहे हैं तो हमको पता होना चाहिए कि हैमस्ट्रिंग एक बाई आर्टिकुलेट मसल है। बाई आर्टिकुलेट मसल मतलब वो मसल जो दो जॉइंट्स को क्रॉस करती है। तो हैमस्ट्रिंग आपके हिप जॉइंट और नी जॉइंट को क्रॉस करती है। अब हम हैमस्ट्रिंग की एनाटॉमी पर वापस आएंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज समझाना चाहता हूं कि एक मसल एक्चुअल में ट्रेन कैसी होती है, और इसको मैं बाइसेप के एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा। अब जो आपका बाइसेप मसल होता है वो भी हैमस्ट्रिंग की तरह शोल्डर और एल्बो जॉइंट को क्रॉस करता है। वैसे बाइसेप एक और जॉइंट को क्रॉस करता है, रेडियो अल्नार जॉइंट, बट फॉर ईज ऑफ अंडरस्टैंडिंग आप ये समझो कि बाइसेप और हैमस्ट्रिंग एक जैसे मसल हैं जो दो जॉइंट को क्रॉस करते हैं। जैसे हैमस्ट्रिंग आपके हिप और नी जॉइंट को क्रॉस करती है, वैसे ही बाइसेप आपके शोल्डर और एल्बो जॉइंट को क्रॉस करती है। तो बेसिकली अगर मैं साधारण या सिंपल भाषा में बात करूं तो बाइसेप आपका शोल्डर जॉइंट से कहीं ओरिजिनेट होता है और वो इंसर्ट होता है आपके फोरआर्म में। अब अगर आपको किसी मसल को ट्रेन करना है तो आपको उस मसल की लेंथ को चेंज करना पड़ता है। जैसे अगर ये बाइसेप है तो मैं बाइसेप की लेंथ को चेंज कर रहा हूं, बाइसेप को छोटा कर रहा हूं जब वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, और मैं उसको लेंथन कर रहा हूं जब मैं नीचे जा रहा हूं। और ये मसल की लेंथ चेंज तभी होती है जब ओरिजिन या इंसर्शन वाले पॉइंट में से कोई एक पॉइंट फिक्स्ड हो। जैसे कि जब आप बाइसेप कर्ल करते हो तो आपका जो शोल्डर जॉइंट वाला ओरिजिन पॉइंट है वो फिक्स्ड रहता है और जो आपका इंसर्शन पॉइंट है वो मूव करता है। अगर आपको ये चीज समझ नहीं आई है तो मैं इस रबर बैंड से आपको ये चीज समझाने की कोशिश करता हूं। लेट्स से ये बाइसेप का ओरिजिन पॉइंट है और ये इंसर्शन पॉइंट है। अगर लेट्स से मैं इंसर्शन पॉइंट को चेंज कर देता हूं और ओरिजिन पॉइंट को भी फिक्स नहीं रखता, इसको भी चेंज कर देता हूं, तो एट द एंड बाइसेप की लेंथ तो सेम ही रही ना। पहले भी ये इतनी ही थी, जब मैंने एक की लेंथ चेंज की और दूसरी की भी चेंज कर दी तो एक्चुअल में बाइसेप का जो लेंथ था वो इतना ही रहा, बाइसेप का लेंथ चेंज ही नहीं हुआ। अगर ऐसा सिचुएशन आती है जहां पर मसल की लेंथ चेंज ही नहीं होती तो वहां पर हम कह सकते हैं कि वो मसल चैलेंज या ट्रेन नहीं हो रही है। आप किसी भी एक्सरसाइज का एग्जांपल लो, जैसे हम स्टिफ लेग डेडलिफ्ट का एग्जांपल लेते हैं, तो जैसे मैंने कहा कि हैमस्ट्रिंग आपके हिप और नी जॉइंट को क्रॉस करती है, तो स्टिफ लेग डेडलिफ्ट में आप जो नी वाला एंड पॉइंट होता है हैमस्ट्रिंग का वो फिक्स रहता है और आप अपने ग्लूट्स को मूव करते हो। आप जो ग्लूट वाला ओरिजिन पॉइंट है हैमस्ट्रिंग का सिर्फ उसको मूव कर रहे हो और जो नी वाला इंसर्शन पॉइंट है हैमस्ट्रिंग का उसको आप फिक्स कर रहे हो, तब जाके आपकी हैमस्ट्रिंग वहां पर ट्रेन होती है। तो इस सब चीज की समरी ये है कि अगर आपको किसी मसल को ट्रेन करना है तो उस मसल की लेंथ चेंज होनी चाहिए। अब इस सेम समरी की अंडरस्टैंडिंग को हम हैमस्ट्रिंग पे लेके आते हैं। अब आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ आपको बेसिक टर्मिनोलॉजी समझाने वाला हूं ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग बेटर हो जाए आगे जाके। पहला टर्म है जो वो है एनाटॉमिकल पोजीशन। एनाटॉमिकल पोजीशन किसको कहते हैं? जब मैं नॉर्मली खड़ा हूं और मेरे पाम्स आर फेसिंग फॉरवर्ड, इस पोजीशन को मैं एनाटॉमिकल पोजीशन कहता हूं। अब ये पोजीशन है क्या? ये पोजीशन सिर्फ एक रेफरेंस पोजीशन है जहां से हम फ्लेक्शन, एक्सटेंशन ये चीजें डिफाइन करने वाले हैं। अगर आपको मैं सिंपल भाषा में समझाऊं तो लेट्स सपोज कि मैं एक चौराहे पे खड़ा हूं और मैं वहां से किसी को बोलता हूं कि आप उस चौराहे से लेफ्ट हो जाओ, राइट हो जाओ या सीधा चले जाओ, तो वो चौराहा एक रेफरेंस पोजीशन है। वैसे ही ये पोजीशन एनाटॉमिकल पोजीशन जस्ट एक रेफरेंस पोजीशन है और कुछ भी स्पेशल नहीं है इस पोजीशन के बारे में। अब इस पोजीशन से जब भी मैं दूर जाता हूं, लेट्स से मैं ऐसे जाता हूं, दूर जाता हूं, तो इसको हम फ्लेक्शन कहते हैं। और अगर मैं इस पोजीशन पर वापस आता हूं इसको हम एक्सटेंशन कहते हैं। तो सिंस ये एल्बो जॉइंट पर हो रहा है फंक्शन तो हम इसको एल्बो फ्लेक्शन कहेंगे और इसको एल्बो एक्सटेंशन। अभी मैं रेफरेंस पोजीशन पे ही हूं, अगर मैं अपने हिप को यहां से आगे कर लूं, दूर ले जाऊं रेफरेंस पोजीशन पे, तो मैं इसको हिप फ्लेक्शन कहते हैं। और अगर मैं वापस आता हूं तो इसको हिप एक्सटेंशन कहेंगे। इसको हिप फ्लेक्शन, इसको हिप एक्सटेंशन। अगर मैं नॉर्मल खड़ा हूं और मैं अपने लेग को कर्ल कर दूं, इसको मैं नी फ्लेक्शन कहूंगा क्योंकि मैं रेफरेंस पोजीशन से दूर जा रहा हूं। और अगर वापस आता हूं तो नी एक्सटेंशन। अब जैसे कि मैंने कहा था कि जो आपका हैमस्ट्रिंग मसल होता है वो ग्लूट्स
और नी जॉइंट को क्रॉस करता है। तो जब भी आप हिप फ्लेक्शन करते हो तो आपका हैमस्ट्रिंग ग्लूट पे लेंथन हो जाता है, और जैसे आप हिप एक्सटेंशन करते हो तो आपका हैमस्ट्रिंग मसल ग्लूट पे छोटा हो जाता है। तो अब होता क्या है, जब आप लेग प्रेस कर रहे होते हो और लेग प्रेस की स्टार्टिंग पॉइंट पे हो तो आप देख सकते हो कि जो आपका हैमस्ट्रिंग है वो ग्लूट्स पे लेंथन हुआ है, उसकी लेंथ वहां पे बढ़ गई है। और जैसे जैसे आप नीचे आते हो और आपका नी बेंड होता है तो आपका हैमस्ट्रिंग मसल नी जॉइंट पे छोटा हो जाता है। इसको हम दोबारा रबर बैंड के एग्जांपल से समझेंगे। ये वाला जो एंड पॉइंट है हैमस्ट्रिंग का वो ग्लूट्स के ऊपर है, और जो ये वाला एंड पॉइंट है वो नी के ऊपर है। अब जब आप लेग प्रेस की स्टार्टिंग पोजीशन में हो तो आपका हैमस्ट्रिंग का जो हिप एंड पॉइंट है या जो ओरिजिन पॉइंट है वो लेंथन हो गया है, लेकिन जैसे जैसे आप लेग प्रेस कर रहे हो आपका नी बेंड हो रहा है, आपके हैमस्ट्रिंग का नी एंड पॉइंट या इंसर्शन पॉइंट कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। तो आप देख रहे हो कि हैमस्ट्रिंग की लेंथ चेंज हो ही नहीं रही है। एक साइड लेंथन हुआ तो दूसरा साइड शॉर्टन हो गया, हैमस्ट्रिंग की लेंथ चेंज ही नहीं हुई। एंड सिंस हैमस्ट्रिंग की लेंथ चेंज ही नहीं हुई, that is why hamstring is not trained in leg press। हैमस्ट्रिंग लेग प्रेस में ट्रेन ही नहीं हो रही है क्योंकि उसकी लेंथ चेंज ही नहीं हो रही है। अब आप सोच रहे होंगे कि जब मैं लेग प्रेस करता हूं तो मुझे हैमस्ट्रिंग में फील तो आता है। आपको सेंसेशन और स्टिमुलेशन को कंफ्यूज नहीं करना है। सेंसेशन इज नॉट इक्वल टू स्टिमुलेशन ऑफ मसल। अगर मैं आपसे कहूं कि आप सिर्फ अपने क्वाड को कॉन्ट्रैक्ट करो बहुत तेज तो सेंसेशन आपको यहां पर भी आएगी, बट यहां पर आपके क्वाड्स कुछ खास स्टिमुलेट नहीं हो रहे हैं और उनकी इतनी ज्यादा ग्रोथ नहीं होने वाली। नाउ सिंस आपकी हैमस्ट्रिंग स्क्वाट्स और लेग प्रेस पे कुछ खास स्टिमुलेट नहीं होती है तो आपको कोई और एक्सरसाइज करनी पड़ेगी टू ट्रेन इट ऑप्टिमली, क्योंकि अगर आपको एक अच्छे लेग्स चाहिए, अच्छे लेग की ग्रोथ चाहिए तो आपको क्वाड्स के साथ साथ हैमस्ट्रिंग पर भी इक्वली फोकस करना पड़ेगा। नाउ अगर आपको हैमस्ट्रिंग या किसी भी मसल को अच्छे से ट्रेन करना है तो आपको दो चीजें पता होनी चाहिए। पहला, एनाटॉमी ऑफ दैट मसल, एंड सेकेंड, फंक्शन ऑफ दैट मसल। तो अब हम हैमस्ट्रिंग की एनाटॉमी के ऊपर बात करने वाले हैं, उसके बाद हम उसके फंक्शन पे बात करेंगे, एंड फिर हम एक्सरसाइजेस चूज करेंगे उस फंक्शन के बेसिस के ऊपर। जो हमारी हैमस्ट्रिंग मसल होती है दैट कंसिस्ट्स ऑफ 3 मसल्स। नंबर 1, सेमी मेम्ब्रेनोसिस, जिसका ओरिजिन और इंसर्शन आप यहां पर देख सकते हो। सेकेंड, सेमी टेंडिनोसिस, जिसका ओरिजिन और इंसर्शन भी आप यहां पर देख सकते हो। एंड थर्ड, बाइसेप फेमोरिस। अब इस बाइसेप फेमोरिस के भी 2 हेड्स होते हैं, एक शॉर्ट हेड, एक लॉन्ग हेड। तो ये तीनों मसल मिलकर हैमस्ट्रिंग की मसल बनाते हैं। तो अगर आपने नोटिस किया हो तो हैमस्ट्रिंग आपके हिप जॉइंट और नी जॉइंट को क्रॉस करता है। अब अगर हम फंक्शन की बात करें हैमस्ट्रिंग के तो हैमस्ट्रिंग के 2 मेजर फंक्शन होते हैं, नी फ्लेक्शन एंड हिप एक्सटेंशन। और मैंने आपको समझा ही दिया है कि नी फ्लेक्शन और हिप एक्सटेंशन आखिर कहते हैं किस चीज को है। सिंस हैमस्ट्रिंग के 2 मेजर फंक्शन है तो हमें एक्सरसाइज भी ऐसी ही चूज करनी पड़ेगी हैमस्ट्रिंग के लिए जिस एक्सरसाइज में ये सेम फंक्शन होता हो। एक्सरसाइज की तरफ बढ़ने से पहले आपको मैं एक चीज रिमाइंड करा दूं कि हैमस्ट्रिंग की मसल को ट्रेन करने के लिए हमको उसके 2 एंड पॉइंट्स में से एक एंड पॉइंट को फिक्स करना पड़ेगा और दूसरे को मूव करना पड़ेगा। तो जो फर्स्ट एक्सरसाइज होने वाली है वो होने वाली है हमारी सीटेड लेग कर्ल। अगर आपके जिम में सीटेड लेग कर्ल नहीं है तो आप लाइंग लेग कर्ल भी कर सकते हो, बट सीटेड लेग कर्ल इज स्लाइटली बेटर देन लाइंग लेग कर्ल। क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूं ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा डिटेल में। अब अगर आप इस एक्सरसाइज में देखो तो इसमें आपका जो हैमस्ट्रिंग का हिप एंड पॉइंट होता है या जो उसका ओरिजिन पॉइंट होता है वो फिक्स होता है, और जो नी वाला एंड पॉइंट होता है या जिसको हम इंसर्शन पॉइंट भी कह देते हैं वो इसमें मूव होता है। तो हमने हैमस्ट्रिंग के 2 एंड पॉइंट में से एक को फिक्स कर दिया है और एक को ही हम मूव कर रहे हैं, इसीलिए हैमस्ट्रिंग इसमें ट्रेन भी होता है। तो आप ये 2 एक्सरसाइजेस कर सकते हो। अब हैमस्ट्रिंग का एक और फंक्शन था हिप एक्सटेंशन। तो आप हैमस्ट्रिंग को ट्रेन करने के लिए स्टिफ लेग डेडलिफ्ट जैसी एक एक्सरसाइज कर सकते हो जिसमें ये फंक्शन ट्रेन होता है। और अगर आप स्टिफ लेग डेडलिफ्ट को भी ढंग से नोटिस करो तो इसमें हम नी एंड पॉइंट है जो हैमस्ट्रिंग का उसको फिक्स करते हैं और अपने हिप्स को मूव करते हैं। मतलब आपका जो हिप वाला एंड पॉइंट है हैमस्ट्रिंग का वो मूव होता है और दूसरा एंड पॉइंट फिक्स रहता है। तो इसलिए इस एक्सरसाइज में भी हैमस्ट्रिंग अच्छे से ट्रेन हो पाती है। तो हमने बात कर ली हैमस्ट्रिंग की एनाटॉमी की, कौन सी एक्सरसाइज चूज करनी चाहिए हैमस्ट्रिंग्स के लिए। अब बात कर लेते हैं कि हमको कितने सेट्स, कितने रेप्स और कितनी फ्रीक्वेंसी रखनी चाहिए हैमस्ट्रिंग के मसल को टारगेट करने के लिए। देखो सबसे पहले अगर आप किससे ये पूछते हो कि मैं कितनी बार ट्रेन करूं किसी मसल को, कितने सेट्स करूं, कितने रेपिटेशंस करूं, तो आपको ये चीज समझनी पड़ेगी ये सब लोगों के लिए डिफरेंट हो सकता है। ये डिपेंड कर सकता है कि आप बिगिनर हो, इंटरमीडिएट हो, एडवांस लिफ्टर हो, आपके पास टाइम कितना है जिम में देने के लिए और आपकी रिकवरी कैसे होती है। और रिकवरी फिर और फैक्टर्स पे भी डिपेंड करती है कि आपकी स्लीप कैसी है, आपका न्यूट्रिशन कैसा है। तो अगर मैं आपको एक रफ आइडिया दूं तो आप कम से कम 2 से 3 बार हैमस्ट्रिंग को जरूर ट्रेन करना पर वीक। एंड अगर आप 3 बार ट्रेन करते हो हैमस्ट्रिंग को तो आप उन तीनों सेशंस में जो मैंने 3 एक्सरसाइज बताए हैं हैमस्ट्रिंग की उनको इंक्लूड करो
और उनको आप डिफरेंट रेप रेंजेस में ट्रेन करो। जैसे 6 से लेके 20 रेप्स के बीच ट्रेन करो आप। कभी आप हैमस्ट्रिंग को 6 से 8 के बीच ट्रेन करो, कभी 8 से 12, कभी 12 से 20। अगर आप हर रेप रेंज में ट्रेन कर लोगे अपनी मसल को तो आपके सारे मसल फाइबर्स रिक्रूट हो जाते हैं। सो आई होप आपको क्लैरिटी मिल गई हो कि आपको कितनी बार ट्रेन करना है, हैमस्ट्रिंग को कितने रेपिटेशंस में ट्रेन करना है। सो दिस वाज इट फॉर दिस वीडियो। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी नया सीखने को मिला हो, सो यू कैन कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू द चैनल। एंड इफ यू वांट टू स्टार्ट योर फैट लॉस एंड मसल बिल्डिंग जर्नी, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दिया है, आप उस नंबर पे मैसेज कर सकते हो मुझे टू स्टार्ट योर फैट लॉस एंड मसल बिल्डिंग जर्नी। टिल देन स्टे हेल्दी एंड कीप लिफ्टिंग।